इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने अपनी खून पसीने की मेहनत से एक प्लॉट खरीदा, कहीं पे कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, बराबर में किसी और की ज़मीन है। आपने ज़मीन खरीदी कि चलो इन्वेस्टमेंट के तौर पे पड़ी रहेगी, आज से कुछ सालों बाद इस पे घर, मकान, दुकान कुछ बनाएंगे। एक रोज़ आप जाते हो तो पता चलता है कि पड़ोसी अपना घर बना रहा था और उसने घर बनाते बनाते जानबूझ के आपके जो ज़मीन है उसका भी कुछ एरिया अपने घर के अंदर ले लिया, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर दी। इसे कहते हैं एनक्रोचमेंट। उसने अतिक्रमण कर दिया आपकी ज़मीन में। अब कुछ उसने वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, ना आपकी उसने परमिशन ली, ना कंसेंट ली, ना उसका कोई लीगल राइट बनता था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का। कहे भले ही वो ये रहा हो कि ये जाने अनजाने हो गया, पर आपको पता है कि उसने जानबूझ के एनक्रोचमेंट कर दिया। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो गई और ये भी अंदेशा है कि अगर आप डिस्प्यूट करोगे तो पब्लिक शांति भंग होगी, पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा कर देगी। ऐसी स्थिति में एक आदमी अगर पुलिस के पास जाता भी है कि जनाब हमारी ज़मीन पे ऐसे ऐसे इन्होंने एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो पुलिस कुछ उसमें करती नहीं है। आमतौर पे ये कह देती है कि ये सिविल मैटर है, ये सिविल मैटर है, झगड़ा फसाद मत करिएगा, गाली गलौज मत करिएगा, आपस में हथियार वथियार मत चलाइएगा, नहीं तो FIR दर्ज करके अंदर कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी गलती है उसकी गलती है, आपने गाली दी, आपने थप्पड़ मारा, आपने गोली चलाई तो आप अंदर, आपकी ज़मीन पे ही एनक्रोचमेंट हुआ और आप भी अंदर हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि सेक्शन 441 441 भारतीय दंड संहिता IPC में क्रिमिनल ट्रेसपास करना अपराध है। फिर भी मैंने देखा है कि ऐसे मामलों में आमतौर पे अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपकी कोई पहुंच नहीं है, आप कोई रसूखदार इंसान नहीं हैं, तो FIR पुलिस आसानी से दर्ज नहीं करती। स्थानीय प्रशासन के पास आप जाते हो तो अधिकारी बैठे होते हैं, बाबू बैठे होते हैं, देते रहो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, लगाते रहो गुहार। तो एक विकल्प जो बचता है वो है दीवानी मुकदमे का। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 रिलीफ बता रहा हूँ जो आप कोर्ट से इस प्रकार के एनक्रोचमेंट केस में मांग सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रिलीफ आपको कोर्ट से ये मांगना है अपने केस में कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो ज़मीन है, उसका जो फिजिकल पोजेशन है, पीसफुल वैकेंट फिजिकल पोजेशन, खाली कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से मुझे वापस लौटा दिया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए मेरा पोजीशन। सेकंड रिलीफ दोस्तों, आपको कोर्ट से ये मांगना है कि जो सामने वाले पक्ष ने आपकी ज़मीन पे एनक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके जो भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, चाहे वो पक्का स्ट्रक्चर है कोई या कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है या कुछ भी है, उसको डिमोलिश करने का आदेश मैंडेटरी इंजंक्शन के द्वारा कोर्ट दे। तो एक डिक्री पास करे कोर्ट। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब होता है साधारण भाषा में कि कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोर्ट ऐसा आदेशित करे सामने वाले को कि उसने जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको डिमोलिश करे, उसे ध्वस्त करे, उसको हटाए वहाँ से। थर्ड रिलीफ दोस्तों, आपको कोर्ट से ये मांगना है कि जो डिफेंडेंट्स हैं यानी प्रतिवादी हैं, सामने वाला पक्ष है, तो वो किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह को जो बना दिए उन्होंने या जिस पे कब्जा कर लिया है उसको किसी और को ना बेचे, कोई ऐसा एग्रीमेंट टू सेल ना बनाए, कोई किरायानामा ना बनाए, किसी को किराए पे ना दें और किसी भी तरह की नेगोशिएशन डीलिंग उस ज़मीन के संबंध में ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई कंसिडरेशन के साथ हो या विदाउट कंसिडरेशन हो। यानी ज़रूरी नहीं कि वो उसे बेचे, किसी को गिफ्ट ना करे, पता लगे कि भाई बेटे ने कब्जा किया और अब बाप को गिफ्ट कर दिया और एक गिफ्ट डीड बना दी। और इसी तरह आपको ये भी रिलीफ कोर्ट से मांगना है कि आपका जो पीसफुल एंजॉयमेंट है, आपकी ज़मीन पे जो आपका जो हक बनता है वो उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें, किसी भी तरीके से आपको रोके ना। फोर्थ रिलीफ दोस्तों, आपको कोर्ट से ये मांगना चाहिए कि जो प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट्स हैं, जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है आपकी ज़मीन पे,
वो या उनके, जब भी मैं प्रतिवादी या डिफेंडेंट कहूँ तो समझ लेना कि वो या उनके एम्प्लॉयज़, वर्कर, रिप्रेजेंटेटिव, उनके एजेंट या कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि मैं उनके हवाले से आया हूँ, वो हमारी ज़मीन में ना घुस पाएँ, उनको रिस्ट्रेन किया जाए, उनको रोका जाए। इस बात का एक परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री पास की जाए, एक स्थायी आदेश इस बात का पास किया जाए। रिलीफ नंबर 5 दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़मीन पे एनक्रोचमेंट कर लिया, तो अगर वो ज़मीन आपके पास रहती तो हो सकता है कि आप उसको कुछ प्रयोग में लाते जिससे कि कुछ आमदनी होती आपकी, है वो आमदनी नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्होंने एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो हम कोर्ट से ये भी रिलीफ मांगेंगे जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रॉफिट, हालांकि मीन प्रोनाउंस करते हैं, मध्यवर्ती लाभ बोलते हैं इसको, स्पेलिंग होती है इसकी MESNE, तो बोलने में मीन प्रॉफिट्स बोलते हैं, अदरवाइज मेस नहीं आ रहा है सीधा बोलने में। परंतु इसका मतलब ये होता है कि इस बीच जिस दिन से उसने एनक्रोचमेंट किया और जब तक ये खाली नहीं करता, हो सकता है मुझे 10,000 रुपये महीना वहाँ से मिलना था, अगर वो मेरे कब्ज़े में रहती मेरी चीज़, वो मेरे को लॉस हो रहा है, तो मुझे मीन प्रॉफिट या मध्यवर्ती डैमेजेस दिलाए जाएं, ये मेरा नुकसान हो रहा है। वो कितने भी अमाउंट हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉपर्टी। तो ये 5वां रिलीफ मांगना है, डैमेजेस का या मीन प्रॉफिट्स का। पॉइंट नंबर 6 जो रिलीफ के तौर पे आप मांग सकते हो, वो ये मांग सकते हो क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, डिफेंडेंट ने आपकी ज़मीन पे एनक्रोचमेंट करके, जिसकी वजह से आपको मानसिक प्रताड़ना हुई है, आपका हरासमेंट हुआ है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और हो सकता है उस ज़मीन को आपको किसी को बेचना था, आगे कोई और काम करना था, कोई ग्राहक आना था जो अब नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई है, कई तरह के लॉस हो गए हैं आपको, तो आपको कंपनसेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें इतने लाख रुपए का कंपनसेशन इसमें दिया जाना बनता है। रिलीफ नंबर 7 आप कोर्ट को ये मांगे कि इस मामले में एक लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर दें। लोकल कमिश्नर एक किस्म से एक अधिकारी होता है जो कोर्ट नियुक्त कर देती है, जो कि उस जगह पे जाके देखेगा और रिपोर्ट देगा कि वहाँ पे उसने क्या कब्जा कर रखा है, कितना स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ़ोटो वोटो लेके आएगा वहाँ पे, ताकि केस के चलने के दौरान ऐसा ना हो कि आप तो केस लड़ते जा रहे हो और वो बनाता ही चला जा रहा है। तो पता चल जाएगा कि आज की तारीख में वहाँ पे क्या स्टेटस है, कितना बना हुआ है, कितना कब्जा है, और फालतू कब्जा हुआ या नहीं हुआ, इसको आप कल को कैसे सिद्ध करोगे? उस रिपोर्ट से सिद्ध करोगे जो लोकल कमिश्नर देगा कि फला तारीख को जो अधिकारी कोर्ट ने नियुक्त किया था उसने बताया था कि इतनी ज़मीन इसके पास थी, इतनी मेरे पास थी, और आज ये बढ़ गई है पहले से। तो उसको सिद्ध करने के लिए लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करवाना ज़रूरी है। रिलीफ नंबर 8 दोस्तों, कोर्ट से आपको ये मांगना चाहिए कि इस केस को लड़ने में आपका वकील का खर्चा हुआ है, कोर्ट फीस आपने भरी, आपके लिटिगेशन एक्सपेंस हुए हैं, लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं, तो जब केस का फाइनल निर्धारण हो जाए, फाइनल फैसला सुनाया जाए, तो ये जो टोटल खर्चे हैं ये सब भी मुझे दिलवाए जाए सामने वाले पक्ष से, क्योंकि ये इसी के कारण मेरे खर्च हुए हैं। रिलीफ नंबर 9 जो आपको कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए वो ये है कि इस केस के दौरान कोर्ट कई तरह के अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, जिसमें कि हो सकता है कि सामने वाला दबंगई करे, उसे ना माने या उसमें अड़चन पैदा करे, तो उन आदेशों को लागू करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस सहायता भी मुहैया कराई जाए, ऐसा निर्देशित किया जाए पुलिस को कि इन आदेशों का पालन करे। तो ये रिलीफ नंबर 9 मांगना चाहिए आपको। रिलीफ नंबर 10 कोर्ट में एक अलग से स्टे एप्लीकेशन आपको लगानी है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC रेड विद सेक्शन 151 ऑफ द CPC, कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है तब तक सामने वाला पक्ष स्टेटस को मेंटेन करे, यानी कि एक किस्म से कोई और फर्दर कंस्ट्रक्शन उस पर ना करे, किसी और पार्टी के साथ एंटर ना करके कोई समझौता ना करे, कोई एग्रीमेंट ना करे, बेचे ना, किराए पे ना दे, किसी भी तरीके से और फर्दर चेंजेस ना करे, जो जैसा है वैसा ही यथास्थिति बनाए रखे। और अंत में एक प्रथा है लिखने की कि सभी रिलीफ्स जब हम मांग लेते हैं कोर्ट से में, तो अंत में हम ये भी लिख देते हैं कि अन्य कोई आदेश या ऐसा कोई रिलीफ जो ऑनरेबल कोर्ट ठीक समझे हमारे हित में और प्रतिवादी के डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, जो कि इस केस के तथ्यों और हालातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट को पास करना उचित लगता हो और न्याय हित में हो,
तो वो भी आदरणीय कोर्ट पास कर सकती है।